पूरे देश में अभी एक मामला चल रहा है, खास करके दलित आदिवासी से ये मामला जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि दलितों को और आदिवासियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी दो भागों में या उससे अधिक भागों में बांटा जा सकता आरक्षण के लिए। और इसे लेकर कई दलित नेता विरोध कर रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान भी विरोध कर रहे हैं, मायावती विरोध कर रहे हैं, रामदास अठावले विरोध, देश कर लगभग नेता विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो पौत्र हुए प्रकाश अम्बेडकर भी विरोध कर रहे हैं, सिर्फ जीतन राम मांझी जी को छोड़ के। और इस पर 21 अगस्त को भारत बंद का कॉल किया गया है दलित और आदिवासी संगठनों के द्वारा। तो इस पर आरजेडी का क्या स्टैंड है? आरजेडी भी इसका विरोध किया, लेकिन जो 21 अगस्त का भारत बंद है उसे लेकर क्या कहते हैं? हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं। सर, आप बहुजनों की बात करते हैं, मूल निवासियों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आप ओबीसी हैं लेकिन दलितों के हित की ज़्यादा बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब संविधान जब बनाए थे तो दलित और आदिवासियों को एक साथ रखे थे, एक साथ आदिवासी एक साथ दलित, उनका वर्गीकरण बाबा साहब नहीं किए थे। लेकिन बाबा साहब के उसी संविधान को पढ़ के जो लोग जज बने हैं, बिना एग्जाम दिए जो जज बने हैं कॉलेजियम सिस्टम से, वो लोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को रिव्यू करके उसमें इस तरह का फैसला दिए हैं जज साहब लोग कि दलित का वर्गीकरण हो, आदिवासी का वर्गीकरण हो, राज्य सरकार चाहे तो उसी तरह कर सकती है जैसे नीतीश कुमार दलित महादलित की। आपका क्या स्टैंड है सर पार्टी का? मेरी समझ में ये जातीय व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था, बाद में जाति व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें समाज के एकीकरण का, संगठन का, कैसे उस संगठन में कैसे फूट डाला जाए, इसी के लिए ये जातियां बनाई गई। अब तो जातियां मैंने हर समय कहा है कि जातियां पुरखों की गलती से बनी है, जातियां ईश्वरीय नहीं है, और जो ईश्वरीय नहीं है उसको नहीं मानना चाहिए, जिसका कि लोग तरह तरह से जो मनवादी नफरती संघी लोग हैं उसका व्याख्या किए, चूँकि मीडिया चैनल उन्हीं लोगों का है, तो अपनी हमारी बात को दूसरी तरह से डाइवर्ट किए। तो मूलतः है कि दुनिया का जितना रेस है, इस रेस में जो कथित हिंदू रेस है, इसमें जो जातियों का वर्गीकरण है, शायद हजारों 6,743 जातियाँ भारत सरकार के गजट में है। और शायद जैसे कि अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उस समय भी नेता प्रतिपक्ष थे, तब तो अंजना ओम कश्यप जैसी जो संघी नफरती पत्रकार हैं, तो वो उनसे साक्षात्कार कर रही थी, तो बोल रही थी 48,000 जातियाँ। मतलब ये गोया कि आरक्षण के लिए अब गिनती कैसे होगा, 48,000 हो गई। तो ऐसे लोग जो हैं हर जगह फंक्शन कर रहे हैं, हर मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। मामला न्यायालय का हो तो उस पक्ष में या न्यायालय के खिलाफ में एक बंदिश होती है, लोग नहीं बोलना चाहते हैं, और न्यायालय के वर्डिक्ट पर कुछ बोलना भी वजह बहुत ज़्यादा कानूनी बाध्यता है। मगर जब सत्य सामने आएगी तो लोग तो कहेंगे कि भाई जो इस तरह की ताकतें हैं, जो मनवादी नफरती ताकतें हैं, जिसका संघर्ष एकलव्य से लेकर लालू जी तक कर रहे हैं, तो इन लोग अपना माध्यम किसको बनाएंगे? वर्गीकरण अभिशाप होगा। वर्गीकरण ऐसी मानसिकता को पैदा करेगा कि संविधान प्रदत्त जो अधिकार है वो कैसे छीना जाए। अब हमारे न्यायालय हैं, अगर मान लीजिए कि संविधान के प्रावधानों से इतर संविधान में संशोधन कर करके लोकसभा से 1 हफ्ता के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे सकता है, उस पर तो संविधान की पीठ चुप रहती है। इसका मतलब उसका मकसद सद रहा है उस मामले में। तो कोई भी संगठन अगर इस तरह के अन्याय के पक्ष में खड़ी मिलेगी तो उसको तो भाई आवाम का प्रतिकार झेलना पड़ेगा। और जब भरोसा उठ जाएगा आवाम का, तब लोग काहे का कानून भाई। कानून अगर किसी प्रिविलेज क्लास के विशेषाधिकार प्राप्त जाति के पीछे खड़ी हो,
जो हजारों साल से विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं, उसके मकसद को अगर वो साधने में लग जाता हो और सरकार चुपचाप बैठी रहती है। नहीं, इस पे जो मेरा मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ संविधान सम्मत नहीं है, अगर बाबा साहब के संविधान के भावना के खिलाफ है, तो सरकार क्यों चुप बैठी है? इसका मतलब सरकार उसके पीछे खड़ी है। मतलब लग रहा है कि इसके पीछे मोदी सरकार, भाई सरकार पीछे खड़ी। अगर नहीं रहती तो आप एक हफ्ता में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे सकते हैं, तो आप भैया 10 दिन में इसी तरह के वर्डिक्ट के खिलाफ में आप लोकसभा से क्या कहते हैं विधेयक पास करा करके फिर उसे इसके खिलाफ में आप सरकार का मत दे सकते हैं। मतलब ये संविधान सम्मत बात को आप किसी फॉरम पर अगर कमजोरी कोई संस्था कर रही है, तो निश्चित रूप से आप मेजॉरिटी सरकार हैं, आपको ये अख्तियार है कि इस तरह की चीज़ों को लोकसभा में ला करके इस तरह के अधिकार को निरस्त कर सकते, जरूर पावर है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यही है। तो मेरा इस मामले में कहना है कि इसके पीछे जरूर से मनवादी, ब्राह्मणवादी, नफरती, संघी शक्ति है, जो ये चाहती है कि जो थोड़ा सबल हो गया, दलित जो दलित आदिवासी जो थोड़ा सबल हो गया, आखिर आरक्षण का लाभ तो वही ले पाएगा। जो बेचारा सबल नहीं है, वहां तक पढ़ाई भी नहीं कर पाता है, इसका मतलब जो है अगर वर्गीकरण कर देंगे, उसमें से एक क्लास का को आइडेंटिफाई कर देंगे कि वो आप कॉम्पिटेंसी नहीं रखते हैं आरक्षण का लाभ लेने में, तो जो कॉम्पिटेंसी नहीं रखता है वो तो पढ़ता ही नहीं उस लेवल पर है, तो वो तो जाएगा ही नहीं, उसका सब सीट खाली रह जाएगा। अभी खाली रह जाती है ना, अभी खाली रहती है। जब मान लीजिए जब कोई पर वर्गीकरण नहीं है तब खाली रह जाती है, और बैकलॉग को आप अपने माने समान सीट से भरते हैं। ऐसा कई उदाहरण है इस देश में जो नहीं भरना चाहिए। बैकलॉग भी भरना चाहिए दलित आदिवासी के सीट पर, दलित आदिवासी से ही, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है व्यवहारिक रूप में। आप कई संस्था को देखते होंगे, आए दिन समाचार में आते रहता है। इसका मतलब है भारत सरकार के लोग इसके पीछे खड़े हैं और वो चाहते हैं कि जो बहुजनों के बीच में एक शक्ति खड़ी हुई है, एक चेतना जागृत हुई है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के चलते, और फिर विभिन्न संगठनों, मानवर काशीराम जी हैं, ठीक है, आज के तारीख में मायावती जी, वो भी समाज को जागृत करने में अग्रणी रही है। फिर जननायक महात्मा फूले, पेरियार, सब लोग हैं इसमें जो जागृति लाए हैं। तो इस तरह से एक जागृति को कैसे फिर से कमजोर करें और कैसे आरक्षण के लाभ से ये बहुजन, खास करके दलित आदिवासी, वंचित रह जाए। और हमको तो ये लगता है कि न्यायिक व्यवस्था हमारी अगर वो निष्पक्ष होती तो पहले उसको देखती कि अच्छा, निजी क्षेत्र में आरक्षण मिल नहीं रहा है सर, और जो आरक्षण मिल रहा है उसका वर्गीकरण आप देख लीजिए, 1% तो सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है। वही एक रास्ता था जहां हजारों साल से दमित, अपमानित ये दलित आदिवासी या कमजोर वर्ग के लोग सम्मान पाते थे, इज्जत पाते थे, कलेक्टर बन करके, दरोगा बन करके, प्रोफेसर बन करके। वो रास्ते आप सारे बंद करने जा रहे हैं। मैंने मूल बात यह है कि मैं बिहार के और देश के आवाम से कहना चाहता हूँ, खास करके ये दलित आदिवासी संगठन से और निश्चित रूप से जो पिछड़ा शोषित लोग हैं सबसे, कि ये वर्गीकरण एक गलत मानसिकता के द्वारा लाई जा रही है। एक सक्षम लोग जो अच्छे परीक्षाओं को पास कर सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है, उसको हम कैसे रोक दें, और जो लोग पढ़ता नहीं है उसके अंदर एक लोक लुभावना वातावरण बनावें और डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी न अपनावें। तो ये बहुजनों की ताकत को कमज़ोर करके परमानेंट कैसे फिर से संघी मनुवादी शक्ति इस देश में कामयाब हो, काबिज हो, इसी का यह प्रयास है। इसलिए इस भारत बंद को, आपको पता है मेरे पार्टी फ्रंट से हमारे लीडर का भी बयान आया है, सोशल मीडिया पर उनका वक्तव्य आया है, उनका ट्वीट आया है, फिर हमारी पार्टी का भी स्टैंड है कि इस तरह के किसी भी वर्गीकरण आत्मघाती है, और पूरे जो 85-90% लोग हैं और प्रगतिशील लोग हैं, इस तरह के किसी भी प्रयास का प्रतिकार करें। जो मनुवादी ताकतों के खिलाफ, मनु विचार के खिलाफ में जो स्वाधीन भारत में अभी तक खड़ी हुई है, उस शक्ति को कमजोर करने की साजिश है। मैंने मूल बात ये कहा कि जो सक्षम है, जो परीक्षा देने की स्थिति में है, जो अपनी पढ़ाई उच्च स्तर पर कर रहा है, BA IA पास कर रहा है, उस शक्ति को, सामर्थ्यवान लोग को कैसे हम सरकारी
साहब बनने से रोके और फिर से कैसे कमजोर वर्ग को लोक लुभावना नारा दे करके, जैसे मांझी साहब लोग पता नहीं क्या पढ़े हैं भगवान हाँ, जाने। मांझी साहब लोग क्या पढ़े हैं पता नहीं भाई, उनको ये पता नहीं है कि जो बड़ा तबका पढ़ ही नहीं रहा है, तो जो पढ़ेगा नहीं तो वो कलेक्टर, दरोगा, एसपी या प्रोफेसर बनेगा कहाँ से। आज जो बनने की क्षमता रखता है उसको आप रोक दे रहे हैं। इसलिए ये बड़े ही खतरनाक डिजाइन है जिस माध्यम से मनवादी शक्तियां इसमें काम कर रही है। तो अगर भारत सरकार निष्पक्ष होती तो निश्चित रूप से इस तरह के न्यायालयीय हस्तक्षेप को पार्लियामेंट्री फोरम पर उठा करके उसके खिलाफ में उसको मांझी जी को लेके, मांझी जी ऐसा क्यों, जो कहते थे कि दलित आदिवासी मूल निवासी हैं, उनको मूल निवासी में 2 वर्ग करने की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, मांझी साहब को क्यों पड़ गई? मांझी साहब तो पूरा आरक्षण ले लिए हैं, पूरा परिवार। तो मांझी साहब को क्या मतलब, समाज हमारा कहीं जाए उससे। तो संघी मनुवादी ताकतों की कठपुतली कल जो दलित आदिवासी में एक जागृति चेतना आ रही थी, इसके पीछे बहुत सारे महापुरुष हैं। आपको सब पता है कि महात्मा फुले से लेकर के पेरियार, अंबेडकर साहब और अब मानवर काशीराम तक। तो ये सारी शक्तियों के कारण जो जागृति आई समाज में, उसको कैसे हम फिर से रीबैक करें और आज से 100 वर्ष पहले की स्थिति में ले जाएं, वो साजिश है। और वो साजिश किसी माने सक्षम संगठन के टूल से आ रहा है और भारत सरकार मौन बैठी है। उसके अंदर अगर मैं बार आरएसएस का भी बयान है समर्थन, फिर बाद में बैकफुट पे आ गया। आप मेरी बात तो समझिए ना कि सारे एक ही चट्टे बट्टे के औजार हैं, उनका मकसद सध रहा है, इसलिए लोग चुप है और इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको खतरा है कि बहुजनों में और दलितों आदिवासियों में जागृति होगी तो नफरतवाद, संघवाद, मनुवाद भागेगा। 21 अगस्त के भारत बंद को राजद का समर्थन रहेगा? ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी समय पर निर्णय लेगी और उचित निर्णय लेगी। तो प्रतिक्रिया अपनी दीजिए। जय भीम, जय भारत।